अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रत्येक एपिसोड में हम भारतीय न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उन लैंडमार्क जजमेंट्स की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय महिलाओं की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए आज की पहली सीरीज की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री माया एंजेलो ने कहा था, हर बार एक महिला अपने लिए खड़ी होती है, वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981। इस केस में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस की सर्विस कंडीशंस को लेकर इशू थे। यहाँ महिला और पुरुष क्रू के सर्विस और रिटायरमेंट रूल अलग अलग थे। एयर होस्टेस की सेवानिवृत्ति की आयु 35 वर्ष थी, जो उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम थी। साथ ही सेवा के 4 वर्षों में शादी करने पर अथवा शादी के बाद बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध था, जिसके उल्लंघन पर टर्मिनेशन या रिटायरमेंट अनिवार्य था। ऐसी भेदभावपूर्ण सेवा नियमों को नरगेश मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन पाया। डिवीजन बेंच जस्टिस एस.एम. फजलाली और जस्टिस सैयद मुर्तजा ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का शादी करना और उसके बाद बच्चे पैदा करना संवैधानिक अधिकार है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के सेवा नियमों को खारिज करते हुए महिलाओं की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 50 वर्ष की गई। मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। मैरी रॉय एक भारतीय शिक्षिका और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्हें वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट में अपने केरल के सीरियाई ईसाई समुदाय के विरासत कानून के खिलाफ मुकदमा जीतने के लिए जाना जाता है। इस फैसले ने सीरियाई ईसाई महिलाओं को उनके पुरुष भाई बहनों के साथ उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया। तब तक उसके सीरियाई ईसाई समुदाय ने त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट 1916 और कोचीन सक्सेशन एक्ट 1921 के प्रावधानों का पालन किया, जबकि भारत में कहीं और एक ही समुदाय ने 1925 के इंडियन सक्सेशन एक्ट का पालन किया। 1916 में त्रावणकोर उत्तराधिकार अधिनियम के कारण मैरी रॉय को पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाइयों पर मुकदमा किया। वह यह मामला था जिसने भारतीय अदालत प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया और उसमें जीत हासिल की। 1916 के त्रावणकोर उत्तराधिकार अधिनियम के कारण मैरी रॉय के सीरियाई ईसाई समुदाय की महिलाओं को संपत्ति विरासत में नहीं मिली। इसका विरोध करते हुए मैरी रॉय ने 1960 में अपने पिता पीवी इसाक की मृत्यु के बाद उनके भाई जॉर्ज इसाक के खिलाफ मामला दायर किया। निचली अदालत ने पहले तो उनकी याचिका खारिज कर दी। सीरियाई ईसाई महिलाओं के लिए समान संपत्ति के अधिकारों को लड़ने के कारण इस मामले को एक ऐतिहासिक मामला माना गया। निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए मैरी रॉय ने वर्ष 1994 में केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वह सफल रहीं। वर्ष 2000 में अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने अंतिम डिक्री के लिए कोट्टायम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामला 8 साल तक चला। इसके बाद वर्ष 2009 में आखिरकार उन्हें संपत्ति मिली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मैरी रॉय की बेटी बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। राजस्थान में जयपुर के पास भातेरी गांव में रहने वाली सोशल वर्कर भवरी देवी इस पूरे मामले की केंद्र बिंदु रहीं। भवरी देवी राज्य सरकार की महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम करती थी। एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश के दौरान उनकी बड़ी जाति के कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई, जिसके बाद बड़ी जाति के लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े पदों पर थे। न्याय पाने के लिए भवरी देवी ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, क्योंकि गांव में पंचायत से लेकर पुलिस, डॉक्टर सभी ने भवरी देवी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। भवरी देवी के खिलाफ हुए इस अन्याय ने बहुत से महिला समूहों और गैर सरकारी संस्थानों को आगे आने के लिए विवश कर दिया। कुछ गैर सरकारी संस्थानों ने मिलकर वर्ष 1997 में विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस याचिका में भवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
इस केस की सुनवाई करते हुए कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ वर्ष 1997 में कुछ निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। इन गाइडलाइंस में कार्यस्थल और कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न को परिभाषित किया गया। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। गौरव जैन पेशे से वकील थे और उन्होंने भारतीय संविधान की धारा 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमें उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दे उठाए गए। इस याचिका के अनुसार प्रोस्टिट्यूट वुमेन भी आम महिलाओं की तरह हैं। इनको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राइट टू लिव विद डिग्निटी होना चाहिए। इन्हें भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों पर भी कोई सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और उनको भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि किसी भी प्रोस्टिट्यूट के बच्चों को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी, केयर, प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन का अधिकार है, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके, साथ ही उनके ऊपर कोई सोशल स्टिग्मा न रहे। निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोस्टिट्यूट शब्द की जगह फॉलन वुमेन शब्द का प्रयोग किया। जस्टिस के रामास्वामी की बेंच ने निर्देश दिया कि एक कमेटी गठित की जाए जिसमें फॉलन वुमेन के बच्चों के रिहैबिलिटेशन की स्कीम को बनाया जाए व केंद्र सरकार इसको सभी राज्यों में लागू करे। इसके अनुपालन में वीसी महाजन समिति बनाई गई। तो ये थे आज की सीरीज में बताए गए कुछ ऐतिहासिक निर्णय। आगे ऐसे ही अन्य निर्णयों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।